चेक किया तो आया हुआ था, सेम पेपर था, 8 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो चलिए जो बता रहा हूं उसको बताऊं। तो ये जो है, पहले समाजवाद समझिए, ये पेपर छोड़िए, ये तो जो होगा होगा। विधि विधि समता, हैबर मार्क्स इधर ही बिछाया होगा, हैबर मार्क्स 9 मार्क्सवादी है, पढ़ा दूंगा कोई बात नहीं, मैं कहाँ कर रहा हूं। समाजवाद समझिए। समाजवाद का मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा जो समानता की बात करता है, जैसे समझिए उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये जो है समानता की बात करता है। ऐसी विचारधारा जो समानता पर आधारित है, समानता पर आधारित है, जो समानता को केंद्र बिंदु मानता है। अब समानता को केंद्र बिंदु मानता है, तो ये जो शब्द है सोशलिज्म, ये जो शब्द है सोशलिज्म, तो इस सोशलिज्म शब्द का प्रयोग जो है, एक विचारक था रॉबर्ट ओवन, तो 1835 में जो है उसने अपनी किताब में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट ओवन ने 1835 में, रॉबर्ट ओवन, कोमल नहीं, रॉबर्ट ओवन ने 1935 में पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया, समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। और ये जो समाजवाद शब्द आया, ये उदारवाद के विरोध में आया। मतलब मैं कहूं कि जैसे होता है ना कि एक स्वाभाविक विचारधारा होती है, तो ये कोई स्वाभाविक विचारधारा नहीं है। जो उदारवाद चल रहा था पुनर्जागरण काल के बाद, तो पुनर्जागरण काल के बाद जो उदारवाद चल रहा था, तो हर विचारधारा में कोई ना कोई कमी होती है, तो उदारवाद में भी कमी था। उसी कमी को दूर करने के लिए समाजवाद आया। इसका मतलब कि समाजवाद उदारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप है। समाजवाद जो है उदारवाद का विरोध करने के लिए आया। समाजवाद उदारवाद का विरोध करने के लिए आया, करने के लिए आया, उदारवाद का विरोध करने के लिए आया। तो ये जो समाजवाद है, जब समानता पर बल देता है, सबको समान मानता है, तो ये लोग जो है ये मानते हैं कि भाई समाज में जो है सहयोग का भाव होना चाहिए। और ये लोग जो समानता है उसमें आर्थिक सामाजिक समानता पर ज्यादा बल देते हैं। बल्कि ऐसे बनाता हूं, ये लोग जो है आर्थिक सामाजिक समानता पर ज्यादा बल देते हैं, राजनीतिक समानता की कम बात करते हैं। आर्थिक सामाजिक समानता पर ज्यादा बल, और ये लोग मानते हैं कि भाई सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति पहले होनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक आर्थिक समानता की बात करते हैं, तो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति पर ज्यादा बल देते हैं। मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता की
पूर्ति पर बल, कि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। और ये लोग जो है समाज को ज्यादा महत्व देते हैं, समाज को साध्य मानते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं। तो ये लोग जो है समाज को साध्य तथा व्यक्ति को साधन मानते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं। कि समाज महत्वपूर्ण है। एक होता है ऑर्गेनिक थ्योरी। तो ये लोग जो है समाज को साध्य मानते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं। तो ये लोग सावयव सिद्धांत की बात करते हैं। सावयव, सावयव सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी का मतलब होता है, ऑर्गेनिक थ्योरी का मतलब होता है कि होल पार्ट रिलेशन, होल पार्ट रिलेशन। होल पार्ट रिलेशन का मतलब है कि जैसे शरीर है वो होल है, शरीर क्या है, होल है। अब पार्ट क्या है, अंग है। एक प्रकार से शरीर को अंगी भी बोलते हैं। अभी लिखवा दूंगा, थोड़ा सा पहले जेहन में चला जाए, कुछ डीएनए में जाना भी तो चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आते ही लिखवाना शुरू कर दूं तो भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा पहले समझिए, वो तो लिखवाऊंगा ही। क्योंकि मान लीजिए कुछ जानेंगे तो कितने भूलेंगे, तो कुछ तो लिखना शुरू करेंगे कि समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है। ठीक तो लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है। पहले कोई भी चीज शुरू किया जाता है तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, फिर लिखना उखना चाहिए। तो ये शरीर और अंग का संबंध जो है, शरीर और अंग का संबंध, तो शरीर महत्वपूर्ण, यहां पर शरीर को महत्व दिया जाएगा, समाज को महत्व दिया जाएगा। और शरीर को महत्व दिया जाएगा, अंग को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम राम मोहन है, राम मोहन नाम है। अब उसका दोनों हाथ दोनों पैर खराब हो गया तो उसका नाम में से मोहन हटाया जाएगा ना, क्योंकि आधा तो खत्म हो गया इनका। क्यों हटाया जाएगा, सही बात है। मान लीजिए हमें कहते हैं किसी का नाम राम मोहन है, हाथ पैर खराब हो गया, कट गया, दोनों यहां से कट गया, तो नाम तो राम मोहन ही रहेगा ना। तो मान लीजिए यहां पर देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण है, मतलब पूरा शरीर, वही नाम व्यक्ति। तो हमें कहते हैं कि पूरा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हाथ पैर महत्वपूर्ण नहीं है। अरे भाई किसी का पैर कट गया, मान लीजिए हमारा पैर कट गया तो लकड़ी का पैर लग जाएगा, लकड़ी के पैर से आ जाऊंगा, कौन सी आफत है। हाँ, डिस्टर्बेंस, हाँ किसका देखिए भाई। हाँ सब खराब हो गया था, ऐसे मान लीजिए ऐसे बेचारा अपना उस पर, लेकिन देखा जाए तो विद्वान व्यक्ति, उसको नोबेल पुरस्कार भी तो मिला था। तो आप देख रहे हैं वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है ना, हाथ पैर थोड़े ना महत्वपूर्ण। बोला तो मान लीजिए हमारा पैर कट गया किसी कारण से, लकड़ी का पैर लगा के तो आऊंगा ना पढ़ाने, ऐसा थोड़ा ना कि जो है नहीं पाऊंगा। अरे लोग खड़ा करा देंगे यहीं पे पढ़ा दूंगा, उसमें कौन सी बात, इसमें कौन सी समस्या आ गई। आजकल सब बनता है प्लास्टिक, सब पैर बन जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं। बाकी ये सही रहना चाहिए, बाकी हाथ पैर लग उग जाएगा, कौन ऐसा आफत है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि ये लोग जो है समाज को महत्व देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सावयव सिद्धांत। तो अब देखते हैं कि ये जो समाजवाद है, इस समाजवाद ये मानता है कि जो समाज का जो संसाधन है, समाज के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, समाज का नियंत्रण होना चाहिए। भाई समाज जब महत्वपूर्ण है तो समाज का जो संसाधन है उस पर जो है समाज का नियंत्रण होना चाहिए। समाज के संसाधनों पर समाज का नियंत्रण, समाज के संसाधनों पर समाज का नियंत्रण। भाई समाज के संसाधन का मतलब है,
हाँ, समता मूलक वितरण एकदम। कौन सा अनुच्छेद? आप ही बताइएगा, जल्दी से बोलिए। और क्या? 39 कि 39 में लिखा गया है? 39 में कौन सा? 39 में 5 अनुच्छेद है ना, बी और सी। समाज के संसाधनों का समता मूलक वितरण होना चाहिए, 39 बी और 39 सी। और जो 39 बी और 39 सी है, उस संविधान में कब जोड़ा गया? मतलब कि कब कहा गया कि भाई 39 बी और 39 सी मूल अधिकारों को प्राथमिकता दिया गया? 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि 39 बी और 39 सी, यह जो अनुच्छेद 14, 19, 31 पर प्राथमिक बने रहेंगे, और अभी भी बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ डीपीएसपी तत्व तो अभी भी मूल अधिकार पर प्राथमिक बने हुए हैं। कौन कौन से मूल अधिकार पर प्राथमिक बने हुए हैं? तो 14 और 19, क्योंकि 31 जो है 44वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो ये बता रहा था कि ये जो विचारधारा है, तो ये विचारधारा एक प्रकार से जो है उत्पादन और वितरण पर जो है सार्वजनिक नियंत्रण या सार्वजनिक जो है अधिकार चाहता है, कि जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वितरण हो रहा है, उस पर जो है समाज का अधिकार होना चाहिए। यही तो मतलब निकला कि भाई समाज महत्वपूर्ण है, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक समानता पर ज्यादा बल देता है, समाज के संसाधनों पर समाज का नियंत्रण चाहता है। इसका मतलब कि जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वितरण हो रहा है, उस पर सार्वजनिक अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति खा खा के मर रहा है और कोई व्यक्ति बिना खाए ही मर गए, किसी व्यक्ति को भोजन ही नहीं मिला, कोई व्यक्ति इतना खा लिया कि निकल लिए। तो हमें कहते हैं, मान लीजिए उत्पादन तथा वितरण, उत्पादन तथा वितरण पर सार्वजनिक अधिकार, पर सार्वजनिक अधिकार, उत्पादन तथा वितरण पर सार्वजनिक अधिकार। और सार्वजनिक अधिकार का मतलब हुआ कि कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए? तो नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो हो पाएगा। नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? जो सहकारिता पर बल दे, जो सहयोग पर बल दे। एक्चुअल में जो सोशलिज्म शब्द है ना, वो सोशियस शब्द से निकला है। ये जो एक सोशियस जो शब्द है, सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये जो सोशियस शब्द होता है, सोशियस का मतलब होता है समाज सुधार। इसका मतलब होता है समाज सुधार, कि समाज में सुधार होना चाहिए। इसी सोशियस शब्द से ही समाजवाद बना, कि सोशियस का मतलब होता है समाज, और जो समाज का सुधार है वो होना चाहिए, क्योंकि समाज में कोई ना कोई कमी रही जाती है, इसलिए हम लोग को समाज सुधार पर बल देना चाहिए। अधिकारों की कम बात करेगा, कर्तव्य पर ज्यादा बल देगा। अधिकार पर कम बल देगा, अधिकार पर कम, कर्तव्य पर ज्यादा। इसीलिए साम्यवादी देशों में कर्तव्य पर ज्यादा बल दिया जाता है। समाज को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जगह पर जो है अवसर की समानता पर बल दिया जाता है। इसीलिए इसमें जो है व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जगह अवसर की समानता,
अवसर की समानता पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब चैलेंज अर्थ लिखिए, भूमिका लिखिए। राल्स का न्याय सिद्धांत भी तो समाजवाद से ग्रसित है ना, लेकिन राल्स उदारवादी विचारक है। उसने अपने सिद्धांत में समाजवाद को मिलाया है। पढ़ाया था ना? कहां से पढ़ना शुरू किए थे? थ्योरी से? नहीं नहीं, वो नहीं, शुरू कहां से किए थे? वहीं से ना, पहले टॉपिक से ना? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, जो छूटा होगा वो तो हमारा क्रम सेट है। आप लोगों का कोई भी चीज छूट जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बताए ना कि हम अपना जो पढ़ाने का तरीका बना रखे हैं, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, थ्योरी, तो थ्योरी में भी एक से लेकर शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक किसी का छूट गया तो कोई बात नहीं, जब थ्योरी चलेगा आप पता कर लीजिएगा कि भाई कौन सा टॉपिक चल रहा है। 6 नंबर, तो 6 के बाद 7 चलेगा, 7 के बाद ही 8 चलेगा। कितना भी कोई कहेगा 8 पहले पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसी तरह से वो चलेगा रोटेशन में। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल में, जीएस में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। 1 नंबर से शुरू करिए, पूरा खत्म कर देता हूँ। 4.5 महीना लगता है, पूरा खत्म जाइए। इथिक्स में भी यही काम करता हूँ, 1 नंबर टॉपिक शुरू करता हूँ, पूरा पढ़ा देता हूँ। 2.5 महीना लगता है, 2.5 पौने 3 महीना, 2.5 पौने 3 महीना लगेगा पूरा में। हाँ, 3.5 महीना लगभग जो है 60 क्लास लगता है उसमें। अब जैसे चलिए पहले भूमिका लिखिए। समाजवाद सोशियस सबसे बना है, सोशियस सबसे बना है, SOCIOUS, SOCIOUS, सोशियस सबसे बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ समाज सुधार से है, और ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था आबलिक जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था आबलिक जीवन शैली आबलिक आंदोलन आबलिक विचारधारा, आबलिक विचारधारा है जिसमें समाज को साध्य माना जाता है, जिसमें समाज को साध्य माना जाता है, और व्यक्ति को साधन, समाज के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर समाज के नियंत्रण के माध्यम से, समाज के संसाधनों पर समाज के नियंत्रण के माध्यम से समाज के संसाधनों पर समाज के नियंत्रण के माध्यम से सबकी मूलभूत आवश्यकता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाता है। इस विचारधारा में समाज को ही मूल इकाई माना जाता है। इस विचारधारा में समाज को मूल इकाई मानकर, 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 समाज को मूल इकाई मानकर माना जाता है कि व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना समग्र विकास कर सकता है, व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना समग्र विकास कर सकता है,
मूल इकाई मानकर मानता है कि व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना समग्र विकास कर सकता है। यह उदारवाद आब्लिक पूंजीवाद के विरोध में आया। उदारवाद आब्लिक पूंजीवाद के विरोध में आया। और समानता को केंद्रबिंदु मानकर अपने सिद्धांतों की रचना किया। समानता को केंद्रबिंदु मानकर अपने सिद्धांतों की रचना किया। समानता को केंद्रबिंदु मानकर अपने सिद्धांतों की रचना किया। ठीक है, अब विशेषता। अभी बताया कि अब दो चार विशेषता समझिए। जैसे भी मैं बता रहा था, इसी में से 4-5 विशेषता जैसे लिख दिया जाए। भाई पहला चीज तो यही है कि समाजवाद जो है जितने भी उत्पादन के साधन है उस पर सामाजिक स्वामित्व की बात करता है कि समाज का स्वामित्व होना चाहिए। क्योंकि ये लोग मानते हैं, समाजवादी विचारक ये मानते हैं कि जो निजी उद्योग है, जो पूंजीवाद है, निजी जो संपत्ति है, देखिए दो तरह की संपत्ति है। एक तो जो है निजी संपत्ति होती है और एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है, व्यक्तिगत संपत्ति होती है। तो निजी संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में अंतर है। भाई निजी संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति जिससे उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोचिंग है, तो इससे उत्पादन हो रहा है ना, ये तो उत्पादन कर रहा है ना। ये एसी है, उत्पादन कर रहा है ना। एसी चल रहा है तो उसका पैसा आप ही लोग तो देते हैं। भाई सीधी सी बात है। भाई ऑफलाइन का फीस क्यों ज्यादा होता है? ऑनलाइन में देखिए हम लोग जो है वो 8-9 9 हजार 10 हजार में ही इस समय चल रहा होगा, सब लोग 10 हजार में ही पढ़ लेते हैं। पीडीएफ मटेरियल ले लीजिए, हार्ड मटेरियल नहीं मिलेगा। टेस्ट अपना लिख के भेजते रहिएगा, मैं चेक कर दूंगा। अब फिर जो है वीडियो आपको मिल जाता है, जैसे मान लीजिए चल रहा है मिल जाता है, तो उसमें हमारा खर्चा कम हुआ ना। कौन सा खर्चा लगा? इंटरनेट का खर्चा लगा, बस हम पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन में खर्चे ज्यादा होते हैं। भाई रूम रेंट है तो मान लीजिए सब व्यवस्था बनाना, तो बिजली का बिल, सब तमाम चीजें जुड़ जाती हैं उसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि निजी संपत्ति जो पैसे का उत्पादन करता है। अब व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब हुआ कि जो हमारे व्यक्तिगत हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ जो पहलू है। जैसे हमारा चश्मा है, अब चश्मा हमारा छीन लेंगे तो हम कैसे देखेंगे? मान लीजिए हमें कहते हैं कि जैसे चश्मा है, मान लीजिए कपड़ा लगता है, घड़ी है। अब आप बोलेंगे नहीं आप घड़ी दे दीजिए, तब मैं यही तो बोलूंगा भाई हम टाइम देखते हैं, थोड़ा सा रहने दीजिए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं ये हमारा व्यक्तिगत संपत्ति है ना, ये उत्पादन थोड़ी ना करता है। अब लोग नहीं चश्मा पहन के आप पढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम कहते हैं अरे भाई चश्मा पहन के हम अपना व्यक्तिगत कार्य भी तो करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, नहीं दिखाई देता उतना। तो मान लीजिए ये निजी संपत्ति का ये लोग विरोध करते हैं। नंबर एक पहली विशेषता, समाजवाद उत्पादन के साधनों पर, समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व को बढ़ावा देना चाहता है। सामाजिक स्वामित्व को बढ़ावा देना चाहता है। सामाजिक स्वामित्व को बढ़ावा देना चाहता है क्योंकि इनके अनुसार निजी संपत्ति विषमता को बढ़ावा देती है। निजी संपत्ति विषमता को बढ़ावा देती है। दूसरा बात देखिए, अभी मैं बताया
कि जो समाजवादी हैं वो राज्य को अच्छा मानेंगे, राज्य को अच्छा मानेंगे, राज्य सकारात्मक अच्छाई है। भाई राज्य तो सब कार्य करेगा, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देंगे। आप देख रहे हैं कि राज्य सकारात्मक अच्छाई है क्योंकि राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा, राज्य के माध्यम से नागरिकों का जीवन जो है अच्छा बनाया जा सकता है, राज्य के माध्यम से कल्याणकारी योजना चलाकर लोगों का जीवन सभ्य बनाया जा सकता है, उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। नंबर 2, राज्य सकारात्मक अच्छाई के रूप में है, राज्य सकारात्मक अच्छाई के रूप में है, पॉजिटिव गुड सकारात्मक अच्छाई के रूप में है, क्योंकि राज्य कल्याणकारी कार्य करता है, राज्य कल्याणकारी कार्य करता है, जिससे व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनता है, तीसरा बात समझिए, अभी मैं बताया कि ये लोग प्रतियोगिता की बात नहीं करते हैं, ये लोग सहयोग की बात करते हैं। ये लोग प्रतियोगिता की बात नहीं करते, ये लोग सहयोग की बात करते हैं कि आपस में सहयोग होना चाहिए। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जो प्रतियोगिता होता है उसमें कहने की बात है कि प्रतियोगिता में मजदूर पूंजीपति का जो है मुकाबला नहीं कर पाता है। मजदूर, जैसे मान लीजिए एडम स्मिथ लिखा ना वेल्थ ऑफ नेशन, जो उसकी किताब है, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा, इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में ये लिखा कि ये जो है ये समाज है, इसमें ये मजदूर है, इसमें ये पूंजीपति है, ठीक। अब मजदूर पूंजीपति है तो ये आपस में प्रतियोगिता कर लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मजदूर पूंजीपति आपस में प्रतियोगिता कर लेते हैं, पूंजीपति भी आपस में प्रतियोगिता कर लेगा, मजदूर और पूंजीपति भी आपस में सौदेबाजी क्षमता का विकास कर लेगा। मजदूर किसी के यहाँ काम कर लेगा, पूंजीपति भी किसी मजदूर को रख देगा, और इस तरह से समाज का विकास होता रहेगा। तो ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, ये लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है। पूंजीपति भी आपस में कहाँ प्रतियोगिता कर पाएगा, बड़ी कोचिंगों का हम लोग कहाँ प्रतियोगिता कर पाते हैं। उनका प्रचार है, उनका मान लीजिए एक भौकाल है, भौकाल में ना बच्चा जाएगा तो हम लोग उसे पढ़ने आएगा, वहां तो आशीर्वाद से ही बच्चा बन जा रहा है। हम लोग लेबरगिरी कर रहे हैं तभी नहीं बन पा रहा है। भाई वहां तो चले गए, मान लीजिए आशीर्वाद ही मिल गया तो हो गया ना आईएएस, खत्म। एडमिशन ही तो लेने का देरी था, एक बार एडमिशन ले लिए तो उसके बाद आपको प्रमाण पत्र देंगे ना वो ज्वाइनिंग का। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कहाँ हम लोग प्रतियोगिता कर पाते हैं, किसी को हम लोग बोलते भी पढ़ लीजिए तो कहाँ कोई पढ़ता है, भाग कर उधर ही जाता है, कह रहे सब जानते हैं ठग लेंगे, सब बेवकूफ बना रहे हैं सब, फोन उठाना मत। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, जो सही बात है वही बता रहा हूं, वो तो बाद में पता चलता है कि जो मास्टर था ना वो सही पढ़ा रहा था, वो हमसे गलती हो गया, लेकिन अब गलती हो गया तो जाइए झेलिए, हम क्या करें। तो मान लीजिए कि यहां पर देख रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मजदूर पूंजीपति आपस में, मजदूर क्या पूंजीपति से प्रतियोगिता करेगा। मजदूर को सुबह शाम भोजन करना है, पूंजीपति बोलेगा 200 रुपया दूंगा, बोले बाबूजी 150 रुपया दे दीजिए, हमारे बच्चे घर पे भूखे हैं, कुछ भी हमसे करवा लीजिए। तो कहाँ वो प्रतियोगिता कर पा रहा है। मजदूर मांगेगा 300 रुपया दे दीजिए, वो पूंजीपति बोलेगा 200 रुपया दूंगा, करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो, वो बोलेगा कोई बात नहीं करवा लीजिए। नंबर 3, समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को महत्व देता है। समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को महत्व देता है, प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को महत्व देता है। सहयोग मतलब सहकारिता, कोऑपरेशन, सहयोग को महत्व देता है, क्योंकि इसके अनुसार मजदूर पूंजीपति का मुकाबला नहीं कर सकता, मजदूर पूंजीपति का मुकाबला नहीं कर सकता।
मजदूर पूंजीपति का मुकाबला नहीं कर सकता। मजदूर पूंजीपति का मुकाबला नहीं कर सकता। अगला बात समझिए। इसी तरह कुछ कोचिंग वाले लोग हमको बोले, संडे को फोन किए तो बोले कि वो तो बोल के गए ही हैं मनोज तिवारी जी कि सब कोचिंग हम खुलवा देंगे। तो हमने तो खोल ली, ताला तोड़ दीजिए, उसमें कौन सी बात। जो सील करके गया उसको तोड़ दीजिए, तोड़ के पढ़वाइए। बोले नहीं ऐसे कैसे। हमने क्या बताइए, छोटा मोटा अधिकारी अदना सा आया होगा, सील बंद कर दिया। आप इतने बड़े आदमी हैं, तोड़ नहीं सकते हैं उसको। कौन पूछेगा, तोड़िए जल्दी से। वो तो आप तो बता दीजिएगा कि भाई तिवारी जी बोल के गए थे मनोज तिवारी जी तोड़ने के लिए कि सबका खुलेगा, खोल के पढ़वाइए। बोले आप भी गजब बतिया रहे हैं। हम लोग, मैं क्या, मैं तो नौकरी किया हूँ इसलिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। कुछ पढ़िए चुपचाप। इसी फील्ड का व्यक्ति हूँ, समझ गए ना। कोचिंग का व्यक्ति थोड़े ना हूँ। आए तो लोग दो तीन बार आए थे ताला वाला लेकर। बैठिए, का वारंट कहाँ है, हाई कोर्ट का आदेश दिखाइए, अपना अपना आई कार्ड दिखाओ पहले। बोले आई कार्ड तो लाए, हमको सीढ़ी से उतर जाओ। आए हो तो आई कार्ड तो लेकर आओ। ऐसे समझ रहे हो, इसी फील्ड का व्यक्ति हूँ, भगो यहाँ से। तब से दिखाई नहीं दिए। जा रहे थे रामेश्वर सर का सील करने के लिए, ऊपर ऊपर भी नहीं गए, सब सीधे सीढ़ी से उतर चले गए। हम लोग ऊपर जा रहे थे अभी सील करने, बोले नहीं नहीं हम लोग जा रहे हैं। हमको पूरा चीज लेके आना, ध्यान रखना, दूसरे दिन केस करूंगा। अब नहीं, चढ़ते ही नहीं है ऊपर। उनको पता है कि बैठे हुए हैं ना, सब पहले कागज देखेंगे, उस पर से उल्टा हम ही को फंसा देगा। पता लगा हम ही फंस गए, गए थे सील करने के, हम ही सील हो गए। तो देखिए, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। जीवन में मैं बार बार बता, आप लोग स्टूडेंट है तब भी मैं बोलता हूँ कि अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनिए। किसी कोचिंग में जाते हैं, अपने अधिकार की बात करिए। पैसा जमा किए, कोई फ्री में थोड़ा पढ़ा रहा है कोई व्यक्ति। अपने अधिकार की बात करिए कि नहीं सर, हमारा ये सिलेबस है, हमारा सिलेबस कितने दिन में पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कैसे टेस्ट होगा, कौन कॉपी चेक करेगा, पूरा सब पूछताछ करिए। क्योंकि आप इतना मेहनत की कमाई आप गार्जियन का दे रहे हैं, आप नहीं पूछताछ कर रहे थे, बताइए इससे ज्यादा तो अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। जब अपने साथ आप न्याय नहीं कर सकते हैं, तो फिर दूसरे के साथ जाकर क्या न्याय करेंगे, ये भी तो सोचिए। अगला पॉइंट, समाजवाद सावयव सिद्धांत पर बल देता है, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक, सावयव, सावयव सिद्धांत पर बल देता है। सावयव, ऑर्गेनिक, सावयव सिद्धांत पर बल देता है, जो मानता है, सावयव सिद्धांत पर बल देता है जिसमें जिसमें समाज और व्यक्ति के संबंधों में समाज को महत्व दिया जाता है, इसी तरह समझिए। सावयव नहीं, ये तो चला आ रहा है यूनानी सभ्यता से। सावयव तो एक अवधारणा हो गया। दो तरह की थ्योरी होती है, एक मैकेनिकल थ्योरी होती है, एक ऑर्गेनिक होती है। मैकेनिकल थ्योरी को उदारवाद मानता है। मैकेनिकल थ्योरी का मतलब पार्ट पार्ट रिलेशन, समझ लीजिए। जैसे दो तरह की थ्योरियां होती है, एक होता है मैकेनिकल थ्योरी, मैकेनिकल थ्योरी, यांत्रिक सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत। एक होता है ऑर्गेनिक थ्योरी, सावयव सिद्धांत। तो ये जो यांत्रिक सिद्धांत है उसको उदारवाद मानता है, और इसको जो है समाजवाद मानता है। इसमें व्यक्ति व्यक्ति संबंध की बात की जाती है,
व्यक्ति व्यक्ति रिलेशन, व्यक्ति व्यक्ति संबंध की बात की जाती है। इसमें जो है पार्ट पार्ट रिलेशन की बात की जाती है। और इसमें जो है अभी बताया हूं कि समाज और व्यक्ति के संबंध की बात किया जाता है। अंगी, अंगी मतलब शरीर, अंगी और अंग के संबंध की बात किया जाता है। इंटरव्यू में पूछता है। वो अलग है शब्द, उस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ये थ्योरी है। पॉलिटिकल साइंस में दो तरह की थ्योरियां होती है। एक तो मैकेनिकल थ्योरी है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति रिलेशन। मान लीजिए आप 1 करोड़ की कार खरीद के लाए और कार में पेट्रोल नहीं है, तब भी तो कार चलेगा ना? नहीं चलेगा। इसका मतलब कोई एक पार्ट भी खराब हो गया तो नहीं चलेगा। मतलब इतना बड़ा कार लेके आया, बोले बताइए 100 रुपये पेट्रोल नहीं है, इसके कारण जो है नहीं चल रहा। अरे कुछ तो चले। नहीं चलेगा, क्योंकि हर पार्ट का महत्व है। यहां पर उदारवाद में व्यक्ति को साध्य माना जाता है ना, व्यक्ति साध्य है, हर पार्ट महत्वपूर्ण है। यहां पर समाज को साध्य माना जाता है, समाज को यहां पर साध्य माना जाता है। तो यहां होल पार्ट रिलेशन महत्वपूर्ण है, यहां होल पार्ट रिलेशन महत्वपूर्ण है, यहां पार्ट पार्ट रिलेशन महत्वपूर्ण है। ये उदारवाद का है और ये समाजवाद का है। दो तरह के समाज में संबंध होते हैं, दो तरह के रिलेशन होते हैं। ये थ्योरी दिया नहीं, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ये हम लोग समझाने के लिए थ्योरी का प्रयोग करते हैं कि जैसे भाई ये भी तो चीज है कि हम समझाएंगे कैसे। भाई जैसे हमको उदारवाद समझाना है तो हम इसके माध्यम से देखिए तुरंत समझा दिए ना कि कार खरीद के लाए, हमारे ये कार पंचर है तो कैसे चलेगा। मान लीजिए हमारा शरीर है, अब एक हाथ हमारा टूट गया, तो हमारा शरीर नहीं ना काम करेगा, करेगा। टूट गया तो कोई बात नहीं, बांधो प्लास्टर। अंगी, अंगी और अंग, अंगी का मतलब शरीर, शरीर को अंगी कहा जाता है। तो अंगी और अंग का संबंध, कहीं मान लीजिए अंगी, तो अंगी मतलब शरीर, और अंग का मतलब कोई पार्ट, और अंगी का मतलब पूरा शरीर। होल पार्ट रिलेशन, इसको होल पार्ट रिलेशन कहा जाता है। होल पार्ट रिलेशन। पढ़ाने के लिए देखिए 10-20 लोग 50 लोग बैठ के पढ़ें चुपचाप, तो उसके लिए कोई सरकार मना थोड़ी ना कर रही है। हम पढ़ा तो रहे हैं, क्या सरकार मना कर रही है? हाँ, लेकिन 500 लोगों को बैठाने के लिए ये नहीं है भाई, 500 लोगों को बैठाने के लिए नहीं ना है। सरकार तो यही कहती है, सरकार तो करे क्या, 20-25 लोगों 30 लोगों को बैठा के पढ़ाइए सिखाइए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन इसको व्यापार मत बना दीजिए, इसको मल्टी से कंपनी मत बना दीजिए। बायजू बना तो था मल्टी से कंपनी, याद है? डूब गया, खत्म हो गए। अनअकैडमी खत्म हो गए। पढ़ाइए 500 लोग। नहीं, इस फील्ड में नहीं चल सकता। मैं क्यों कहीं पर नहीं गया, ऐसा नहीं कि फोन नहीं आता है, देश भर का फोन आता है, जब चाहूं तब जुड़ जाऊं। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं रहा। मेरा उद्देश्य रहा कि जो भी 10-20 लोग हमसे पढ़ें उनको मैं अच्छा से पढ़ाऊंगा। हमारी हमको भी अंदर से इच्छा है कि मैं कुछ सिखाऊं अच्छा से। वो वहां पर काम हमसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद भी, क्योंकि हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। हमको कुछ पढ़ाना है। जिनको पोल्ट्री पढ़ाया हूँ, आप पोल्ट्री पीटी पढ़े थे ना, किसी बड़े कोचिंग से कम तो आप नहीं जानते हैं। ऐसा तो कोई बड़ा कोचिंग वाला जो आएगा पोल्ट्री आपको पढ़ा देगा बैठा कर, उसको बोलेंगे बैठो हम पढ़ाएंगे तुमको। वो कॉपी देख लेगा तो फोटो शेयर कराता होगा पहले तो आपको। वो उमाकांत बता रहा था कि हमारी कॉपी फोटो शेयर की दुकान पर ही रहती है, वो कराते ही रहते हैं लोग। मैं उसको बोल दिया कि तुम करा के कॉपी रख लो, उसे करा के सबको देते रहना, क्योंकि सबको पता चल गया कि उसी कॉपी में से आता है, उसी को पढ़ लिया जाए।
तो जब मेहनत किया हूं तब ना होगा। अब आप ही लोग हैं, अच्छा से मेंस लिख के आएंगे, आप लोगों को मान लीजिए 300 के आसपास नंबर मिलेगा, तभी ना लोगों को पता चलेगा। अच्छा मान लीजिए विकास था, हिंदी माध्यम में नंबर पाया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम में दोनों में सबसे ज्यादा नंबर उसी का था, पॉलिटिकल साइंस का, आज के 2 साल पहले 286 नंबर है, 298। तो 298 नंबर सबसे हाईएस्ट नंबर था आज के 2 साल पहले। तो खुद को भी उसको आश्चर्य हो गया कि सर बताइए, इंग्लिश मीडियम से भी ज्यादा हमारा नंबर है। इतना इंग्लिश मीडियम में भी पॉलिटिकल साइंस को किसी को नंबर नहीं मिला। इतना टेस्ट दे देना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही पढ़ लीजिए बहुत। अब जैसा देखिए एक पॉइंट और लिखिए, यह विचारधारा राष्ट्रीयकरण तथा नियोजित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीयकरण तथा नियोजित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीयकरण तथा नियोजित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीयकरण तथा नियोजित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिसमें राज्य जिसमें राज्य जिसमें राज्य स्वयं उत्पादन का कार्य करता है और सामाजिक न्याय के आधार पर वितरण करता है। सामाजिक न्याय के आधार पर वितरण करता है। ठीक है, इसे क्या समझिए। ऐसे मैं बताऊं, एक ऐसे वहां जनकपुरी में एक कोचिंग टारगेट नाम ही है उसका, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करता है, उसका ऑनलाइन कोर्स ही नहीं है, ऑफलाइन पढ़ाएगा। ठीक, और वो और उनके वाइफ दोनों लोग आईआईटीएन हैं। ठीक, आईआईटी से हैं। केवल पीएमटी का तैयारी जैसे कराएगा, अब तो आईआईटी का भी तैयारी होता है। तो उसमें क्या है, एक क्लास में 40 लोग बैठेंगे, एक क्लास में 40 लोग बैठेंगे। साल भर का फीस जो है जो है, एक साल का फीस 1.5 साल का फीस उनका 5 लाख रुपए है। 5 लाख, हाँ कोचिंग का 1.5 साल का फीस 5 लाख रुपए फिक्स है, कम ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। वो जाने पर बोले 5 लाख रुपया लगेगा। हम भी गए मान लीजिए, तो हमको लगा कि बड़ा ज्यादा फीस है, इतना फीस थोड़ी ना लगना चाहिए। तो मान लीजिए वो 5 लाख रुपया लेते हैं सब। अब कैसे पढ़ाते हैं, पागल होकर पढ़ाते हैं सब। वो दोनों हस्बैंड वाइफ पागल होकर पढ़ाते हैं। मतलब ये सोचिए रोज टेस्ट होता है, रोज रोज बच्चा जाकर जो 50 क्वेश्चन टिक लगा रहा है, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, इसका टारगेट कोचिंग। ठीक, टारगेट पीएमटी करके है उसका, ठीक ना। तो है उसका, देखेंगे नेट पर है। तो शुरू में हमको लगा कि सब तो ठग रहे हैं, तो हम ऐसे अपनी बेटी का एडमिशन कराए। उसको मनोन था डॉक्टरी के, जाओ पढ़ लो। तो एडमिशन करा के आए हम लोग, कोई बात है 5 लाख है, 5 लाख दे दूंगा। दे दिया हम लोग, एक बार में दे दूं, 2 बार में। बोले आपकी इच्छा, हम 2 बार में दे देता हूँ, लीजिए पकड़िए। अब हमको लगा कि वो सब गजब भाई, खुद ही डायरेक्टर पढ़ाता है। मतलब उसका जो डायरेक्टर है, उसकी जो वाइफ है, खुद ही दोनों लगे रहते हैं क्लास में 4-4 घंटा। 35-40 बच्चों का क्लास होगा, 50 बच्चों का ज्यादा है। और उसका बोलेंगे अब दूसरे क्लास में, बस 3-4 बैच उनका चलता है, बस इतना ही चलेगा। और दोनों सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं पागल होकर। और रिजल्ट, रिजल्ट सुन लगे तो हैरान हो जाएंगे। यदि मान लीजिए उनके यहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 60-70 सिलेक्शन वहीं से होना है। अब कोई प्रचार उचार सब नहीं करते हैं, कुछ नहीं, कोई प्रचार नहीं। मतलब प्रचार के नाम पर जीरो। हम बोले भी डायरेक्टर साहब से कि अरे कुछ आप प्रचार उचार बोल, बोले कुछ नहीं, हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वही सिलेक्शन पाते हैं, वही लोग प्रचार कर देते हैं। हमको इससे ज्यादा पढ़ाना भी नहीं है, 50 से ज्यादा मैं बैठने भी नहीं दूंगा क्लास में। 51वां व्यक्ति नहीं बैठेगा, बस 50, क्योंकि हमको सबको डांट डांट के सिखाना है।
अभी भी ऐसे हैं, लेकिन हाँ उनकी फीस है, जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ से बच्चे, तमिलनाडु से, केरल से, कहाँ कहाँ से सब आके लगे हुए हैं। 4-5 विशेषता हो गया, 5, ठीक। अब चलिए महत्व, पहले समस्या लिखिए। अच्छा हाँ, उदय के कारण, बढ़िया, आग्नेय का ठीक रहता है कि उसको ध्यान रखते हैं। उदय के कारण हेडिंग बनाइए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि ये जो समाजवाद है, जब उदारवाद चल रहा था, तो आप जानते हैं कि उदारवाद के कारण समाज में जो है असमानता और विषमता जो है बढ़ रही थी। तब स्वाभाविक सी बात है कि जब विषमता बढ़ेगा, लोग और गरीब के और गरीब होते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अब प्रतिक्रिया स्वरूप जो है समानता पर आधारित विचारधारा को बढ़ावा दिया गया कि नहीं भाई, समाज में बहुत ज्यादा विषमता नहीं होनी चाहिए, कोई इतना गरीब ना हो कि दूसरे को बेच सके। अच्छा थोड़ा नहीं लगता है। मान लीजिए हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, लोग भीख मांग रहे हैं चौराहे पर, ये विश्व गुरु हैं, अच्छा नहीं लगा ना। अमेरिका में कोई भीख मांग रहा है भाई, अमेरिका से अब ऊपर जा रहे हैं तो सोचिए भी तो अमेरिका का क्या संस्कृति है, वहां प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है। मैं ये सोचिए, हम लोग की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है। ये भ्रम हटाइए आप लोग। और क्या, प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है, नेपाल से भी नीचे है, भूटान से भी नीचे, ये स्थिति है। और क्या, देखिएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़े भी होंगे आप लोग, बांग्लादेश की ज्यादा है भारत से। और क्या, आप कहाँ हैं, कहाँ कौन पढ़ा दिया कि बांग्ला, नेट पे देखिए, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत का है, बांग्लादेश का ज्यादा है। हाँ यही सब है, बताइए। हम लोग की स्थिति अफगानिस्तान की तरह चल रही है। नंबर 1 लिखिए, पहला कारण, उदारवाद के कारण समाज में, उदारवाद के कारण समाज में, उदारवाद के कारण समाज में असमानता अवलिक विषमता को बढ़ावा मिल रहा था। उदारवाद के कारण समाज में असमानता अवलिक विषमता को बढ़ावा मिल रहा था, असमानता अवलिक विषमता को बढ़ावा मिल रहा था, असमानता अवलिक विषमता को बढ़ावा मिल रहा था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप समानता पर आधारित, प्रतिक्रिया स्वरूप समानता पर आधारित विचारधारा को बढ़ावा दिया गया, समानता पर आधारित विचारधारा को बढ़ावा दिया गया। ब्रैकेट में समाजवाद। अब जरा देखिए, उस दिन मैं समझाया था कि जब उदारवाद बढ़ेगा, जब पूंजीवाद बढ़ेगा, तो विश्व में जो है साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलेगा, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि उदारवाद में जब उत्पादन कर लेंगे और अपने देश में तो लोग गरीब रहेंगे, कोई खरीद तो पाएगा नहीं, तो सामान बेचने के लिए खूब उत्पादन हो गया, और सामान बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, दूसरे देश में। और दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर अपनी सरकार बनाएंगे, तो और बढ़िया से शोषण करते हैं, वहां भी कंपनी बनाते हैं, वहां भी शोषण करते हैं। तब ये सब जो विश्व में चल रहा था, तो जो गरीब देश थे
उनको लगा कि हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ये अमेरिका ब्रिटेन के चक्कर में। और इस तरह से गरीब देशों ने जो है समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया, भाई हम लोग को ये सब नहीं चाहिए, हम लोग जितने में उतने में सुखी रहेंगे। ये बताइए, मान लीजिए हमें कहते हैं भूटान सबसे खुशहाल देश कौन? भूटान। सब देखिए हम लोग मानते हैं भूटान में कुछ नहीं है, वो सब खुश है, मस्त है। भाई भूटान देखिए खुशहाल देश है, कौन सा प्रदूषण है वहां? कोई प्रदूषण नहीं, सब मस्ती के साथ जी रहे हैं सब। हम लोग सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो मान लीजिए वही सब तो सुखी हुए। नंबर 2, उदारवाद आबलिक पूंजीवाद विश्व में, उदारवाद आबलिक पूंजीवाद विश्व में साम्राज्यवाद, विश्व में साम्राज्यवाद आबलिक नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा था। विश्व में साम्राज्यवाद आबलिक नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था। क्योंकि साम्राज्य बनाकर, क्योंकि साम्राज्य बनाकर, साम्राज्य बनाकर बाजार की आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी, साम्राज्य बनाकर बाजार की आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी, बाजार की आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी, बाजार की आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी, जिससे विकासशील देशों ने, जिससे विकासशील आबलिक गरीब देशों ने, विकासशील आबलिक गरीब देशों ने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। विकासशील आबलिक गरीब देशों ने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। राष्ट्रीय निर्णय का मतलब कि यहां पर जो है आप अपने देश का निर्णय करिए, लोगों को बहलाने के लिए नारा दिया गया था। अच्छा अच्छा नारा उदारवादियों ने दिया ना, पूंजीवाद ही अच्छा अच्छा नारा देता है, अच्छा अच्छा स्वप्न दिखाता है, वो बाद में पता चलता कि तो कुछ है ही नहीं है। मोदी साहब भी तो बोले थे कि हम 4 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक बार वोट तो दीजिए, 15 लाख अकाउंट में भी डाल दूंगा, नया भारत बनाऊंगा जो खुशहाल होगा, गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार प्रधानमंत्री बना के तो देखिए, इतने दिन तक 70 साल तक कांग्रेस को बनाए, हमको 5 साल तो मौका दीजिए। तो हम लोग क्या बोले, लीजिए मौका 10 साल दिखाइए। तो हमें कहते हैं हम लोग मौका दिए ना, अब तो ये नहीं कहेंगे ना कि मौका, अब कहां बोलते हैं। 2047 तक अब उनको वोट दीजिए तब ना, 2047 जिनको करना होता कुछ कर के दिखाता है। अभी तो और स्थिति खराब होने वाली है, 200 रुपया किलो प्याज, 300 रुपया किलो आलू चलेगा है। जब कैपिटल मोनोपोली होती है तो यही होता है, किसी भी चीज में है, किसी भी चीज में। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी कोचिंगें मुखर्जी में चल रही हैं, थोड़ी बहुत, जो भी 2 4 5 हैं, बाकी तो खत्म ही हो गई, खत्म हो गया। तो वो भी जब खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, बड़ी बड़ी 3 कोचिंगें बचेंगी, ये लोग आपस में मीटिंग करके तय कर लेंगे, 3 लोग बैठ के मीटिंग तय कर लेंगे कि 6 लाख रुपया फीस रखा जाएगा, बस उड़ा उड़ा के कोर्स खत्म करेंगे, छोटी कोचिंग कोई रहेगी नहीं, जाइए इसी 3 में पढ़ना है आपको। पहले क्या होता था कि छोटी छोटी बहुत सारी कोचिंगें थी, तो उसमें प्रतियोगिता होता रहता था, सब लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करते थे। अब सब मैनेजमेंट हो गया, मामला खत्म। अब बच्चा भी क्या करे बेचारा, वो भी गांव से ही रील देख के अब चलता है, एकदम रास्ते भर रील देखते हुए आता है, किधर, इधर नहीं उधर, यूपी चलिए। अब जैसा देखिए, एक विचारक था टॉमस मूर, तो टॉमस मूर जो है, जो यूटोपिया पुस्तक लिखा था, तो 1516 में उसकी पुस्तक आई थी।
तो 1516 में जब उसकी पुस्तक आई थी, इंग्लैंड का था, तो इंग्लैंड में जो पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था और जो अन्याय वहां हो रहा था, पूंजीपति जो मजदूर का शोषण कर रहा था, इस सब व्यवस्था का उसने अपनी किताब में चित्रण किया और उसने अपनी किताब का नाम भी यूटोपिया ही रखा। यूटोपिया थ्योरी भी है, यूटोपिया किताब का नाम भी है। तो उसने एक चित्रण किया कि एक आदर्श व्यवस्था का उसने चित्रण किया था कि ऐसा राज्य होगा जहां पर हम लोग जो है समानता लाने का प्रयास करेंगे। अब जानते हैं कि ब्रिटेन के एक दो विचारक भी थे, उस समय की बात है। हमको ध्यान नहीं आ रहा है। एक विचारक था वहां पर, तो वो क्या किया कि गया एक टापू खरीद लिया। छोटा सा एक टापू खरीद लिया और खरीद के एक ही समान मकान बनाया। जितना उसके पास पैसा था, उद्योगपति था, तो उद्योगपति था, तो वो जो है क्या किया कि टापू खरीद लिया और सब मकान बनवाया और कुछ लोगों को लाकर वहां रखा। और जब तक उसके पास पैसा था तब तक अपना खाना बनवाता था, सब लोगों को बराबर खाना देता था, सबको बराबर शिक्षा देता था। व्यवस्था चलाया बेचारा कुछ दिन तक, 2-4 साल 5 साल। उसके बाद उसका डेथ हो गया। तो उसने कहा देखिए ये व्यवस्था है समाज की। तो ये सब जो किया गया था, तो टॉमस मूर ने जो अपनी किताब में लिखा था उसी को चरितार्थ करने का प्रयास किया था। तो ये जो टॉमस मूर की जब पुस्तक विश्व में आई, तो लोगों को लगा कि हम लोग क्यों ना, देखा जाए तो इस विचारधारा को अपना कर देखें। इसके कारण भी बहुत सारे देश इस विचारधारा से प्रभावित हो गए। एक फ्रांसिस बेकन भी विचारक था, न्यू अटलांटिस उसकी किताब भी है। तो न्यू अटलांटिस जो किताब है, एक जगह भी था, तो वो भी जगह वो खरीदा था, न्यू अटलांटिस उसका नाम दिया था। तो न्यू अटलांटिस में जो है एक आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया था। तो ये सब जो बातें चलने लगी, इन्हीं सब चीजों से प्रेरित होकर जो है उस देशों ने समाजवाद को बढ़ावा दिया कि हम लोग को समाजवाद अपनाना चाहिए। इसका भी प्रभाव विश्व में रहा है। नंबर 3, वो इनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, नोजिक उदारवादी विचारक है। नोजिक का जो है हकदारी न्याय का सिद्धांत पढ़ाया था। नहीं, वो अलग है। ये तो टॉमस मूर की मैं बात बता रहा हूं। तो नंबर 3, टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया अपने पुस्तक यूटोपिया में इंग्लैंड की तत्कालीन अन्याय पूर्ण व्यवस्था का चित्रण किया था। तत्कालीन अन्यायपूर्ण व्यवस्था का चित्रण किया था। तत्कालीन अन्यायपूर्ण व्यवस्था का चित्रण किया और समानता के आधार पर आदर्श व्यवस्था लाने की बात की। इसी तरह फ्रांसिस बेकन ने न्यू अटलांटिस में आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया।
न्यू अटलांटिस में आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया। न्यू अटलांटिस में आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया, जिससे अनेक देशों को प्रेरणा मिली। गौरवपूर्ण क्रांति के पहले 1688 गौरवपूर्ण क्रांति, उसके पहले ये सब लिख रहे हैं। समाजवाद तो भले ही रूस में पहली बार बोल्शेविक क्रांति हुआ 1917 में, सोवियत संघ में रूस में समाजवादी विचारधारा आया, लेकिन उसके पहले भी ये चलता रहा है। इस सब का समझिए। देखिए, हमें कहते हैं कि वैश्विक धरातल पर बार बार आर्थिक मंदी की स्थिति आ रही थी। वैश्विक धरातल पर बार बार आर्थिक मंदी की स्थिति आ रही थी। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे 1929 का आर्थिक मंदी। तो ये जो आर्थिक मंदी आ रही थी, तो उस समय उदारवादी राज्य चल रहा था। तो उदारवादी राज्य पर मजदूरों का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। कैसा कौन सा आफत है, हर 10 दिन पर कोचिंग बंद हो जा रहा है। मान लीजिए हम हर 5वें दिन कोचिंग बंद कर दें 4 दिन के लिए, कि हमारे फूफा जी के मामा जी के लड़के के नाती का डेथ हो गया, जहां रहा हूं। फिर 1 महीने के बाद आया, फिर बताया कि हमारे नानी के मौसी के फुआ का डेथ हो गया। अरे तेरे की, और 10वें दिन इनके यहाँ डेथ हो रहा है। तो मान लीजिए 2-4 बार में तो आप समझ ही जाएंगे ना। तो ऐसे भी टीचर मुखर्जी में थे, आप भूल गए ना, 8-10 साल 5-7 साल पहले की बात है। एक टीचर थे हिस्ट्री के, यही काम करते थे। हर 10 दिन पर कोई ना कोई मर जाता था, हमेशा छिलवा के ही रखते थे। मैं ऐसे बोला उनको कि ये कर क्या रहे हैं। कुछ बच्चे हम लोग के यहाँ से जैसे पढ़ाते तो ठीक थे, तो मैं बोला कि जाके पढ़ लेना हिस्ट्री, लेकिन उस सब का जो है 8 महीना हो गया, कोर्स ही नहीं खत्म हुआ। बच्चे आके 1-2 हमसे बोले, तो हम उनको बुलाए, हम बोले सुनिए भाई, आइए आपसे चाय पिलाता हूँ आपको। फिर मैं बोला कि बताइए, जो बच्चे हैं उनका कोर्स कब तक खत्म होगा? 8 महीने तो हो गया, हर 10वें दिन पर कोई ना कोई मर जा रहा है आपके यहाँ। हम लोग कोर्स खत्म कर लीजिए, उसके बाद कोचिंग बंद कर लीजिए, आपके बस की बात नहीं। ऐसे नहीं चलता है। बच्चा लोगों को एग्जाम देना है कि 2-2 साल 3-3 साल तक पढ़ाते ही रहेंगे। परीक्षा देना है ना बच्चा लोगों को। 10 दिन यहाँ पढ़ाते थे, 10 दिन इलाहाबाद, 10 दिन लखनऊ, 10 दिन वहां, 10 दिन वहां, ऐसे बेचारे घूमते रहते थे। भाई हम ही पढ़ाते हैं, कोई मान लीजिए 10 दिन छुट्टी करना, तो घोषित रूप से बोलूंगा ना 15 दिन छुट्टी। आप देख रहे हैं कि ये मजदूर शंका करने लगे कि ये कौन सा उदारवादी राज्य है जहां पर जो है हर 10वें 15वें दिन समस्या आ जा रहा है। शंका तो होगा। अब जानते हैं कि जब मजदूरों का विश्वास राज्य पर कमजोर होने लगा, तो मजदूरों को लगा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, रोज समस्या आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई फॉल्ट है व्यवस्था में, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी दिशा में मजदूरों ने जो है नई व्यवस्था की मांग करना शुरू कर दिया कि भाई एक ऐसी व्यवस्था हो जो स्थायी रूप से चले। जिसमें बताया कि हरि सिंह मीना है, डिप्टी डायरेक्टर हैं एमसीडी में, हमारे मित्र हैं। तो उनसे मैं बात किया, बोले देखिए ऊपर से हम लोग के जो आदेश है वो ये है कि कोचिंग मुखर्जी में हम लोग ताला नहीं बंद करना चाहते हैं। हम लोग का सिर्फ एक ही चीज है जो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई कोचिंग का मतलब क्या है। कोचिंग का मतलब आप व्यापार मत करिए, व्यापार है ठीक है, कमाई उमाई आपका दाल रोटी चले अच्छी बात, लेकिन आप ये मत समझिए कि हम जो है इससे जो है अडानी बनेंगे। कोचिंग से आप अडानी बनने का प्रयास मत करिए। कोचिंग का एक लिमिट है ना। ये बताइए, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए, तो बताइए आपके घर में 100 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है कैश, आप बोलेंगे मैं आईपीएस हूं, कमाया। ऐसा कौन सा सैलरी मिल रहा है जो 100 करोड़ रुपया कैश रखे हुए हैं? अब 500 किलो गहना मिला इनके घर में, तो है ही है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं तो
तो ये बताइए कि इसका मतलब कि हम लोग पर शंका उत्पन्न होगा ना, ये कौन सा भाई, ये कौन सा नौकरी कर रहे हैं, इतना पैसा ही कमा रहे हैं। यहां पर हाई कोर्ट ने यही बात कहा कि ये अन्याय है, 5-5 हजार 10-10 हजार लोगों को बैठा के कौन सा शिक्षा दिया जा रहा है, ये सब शोषण है बच्चों का और कुछ नहीं है, हम चलने ही नहीं देंगे इस तरह से। तो हमें कहते हैं मान लीजिए सपोज करिए ये ना उसका समस्या है, तो हम लोग का ये तो होना चाहिए भाई, जो व्यवस्था जब चल रही थी उदारवाद की, तो बार बार समस्या आ जाता था, जिसमें बताया कि किसी देश में खूब उत्पादन हो गया, ठीक, किसी के पास पैसा ही नहीं खरीदने के लिए। जिससे नोएडा में हुआ क्या, नोएडा में मकान बना, गुड़गांव में मकान बन गया, कोई खरीदार ही नहीं है, मकान वाले बेचारे लेके घूमते रहते हैं, 50 लाख का मकान, वो व्यक्ति बोलता नहीं हम खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए खरीदने के लिए, भाई पैसा भी तो होना चाहिए उतना कि वो खरीद सके। तो इसके कारण जो व्यवस्था पर शंका उत्पन्न हुआ, इससे भी समाजवाद को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट, वैश्विक धरातल पर बार बार आर्थिक मंदी की स्थिति आने लगी, वैश्विक धरातल पर बार बार आर्थिक मंदी की स्थिति आने लगी, जैसे 1929 की आर्थिक मंदी, वैश्विक धरातल पर बार बार आर्थिक मंदी की स्थिति आने लगी, जैसे 1929 की आर्थिक मंदी। इसके कारण उदारवादी राज्य पर, इसके कारण उदारवादी राज्य पर मजदूरों का विश्वास कम होने लगा, उदारवादी राज्य पर मजदूरों का विश्वास कम होने लगा, और मजदूरों ने नई व्यवस्था की मांग की, और मजदूरों ने नई व्यवस्था की मांग की, जिससे समाजवाद को बढ़ावा मिला। मजदूरों ने नई व्यवस्था की मांग की, जिससे समाजवाद को बढ़ावा मिला। अब देखिए 1833 की घटना समझिए, 1833 में जो है प्रथम श्रमिक कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो प्रथम श्रमिक कांग्रेस की जो विश्व में स्थापना हुआ, तो उसकी अध्यक्षता जो है रॉबर्ट ओवन ने किया, जो समाजवाद का जन्मदाता है। तो रॉबर्ट ओवन ने आंदोलन किया, जैसे अभी मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन वाला आंदोलन चल रहा है बच्चों का, बात तो सही है ना, 2 पेपर होगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, पॉलिटी का कठिन है कि ज्योग्राफी का कठिन है। भाई जो ज्योग्राफी अच्छा जानता है उसको ज्योग्राफी का आसान लगेगा, जो पॉलिटी जानता है पॉलिटी। ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका तो हम लोग भी समर्थन करते हैं, एक पेपर कराइए, ये सब क्या कर रहे हैं आप, क्यों एकदम जो है पीसीएस की परीक्षा को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आईएएस चाहता तो 2 बार में नहीं करा देता, पीसीएस से ज्यादा आईएएस से फॉर्म भराता है ना, 15 लाख लोग भरते हैं फॉर्म, लगभग 12-14 लाख लोग हैं। तो हमें कहते हैं मान लीजिए 18 लाख लोगों का परीक्षा करवा देता है ना, अब 5 लाख लोगों का नहीं करवा सकते हैं? कहते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चला दूंगा, एक परीक्षा तो होता नहीं आपसे। तो हमें कहते हैं मान लीजिए भाई है वास्तविकता तो यही। तो अब वही बात है ना कि देखिए जो जो कर्मठी जो अधिकारी है ना, उन लोगों को मुख्य धारा से अलग रखा गया है, जो काम करने वाले जो हैं जुनूनी भयंकर वाले, उन लोगों को जो है कभी ढंग के पोस्ट पर रखा ही नहीं जाता है। जो जी हजूरी करने वाले हैं, चापलूस हैं, वही उच्च पदों पर रहते हैं। तो बताइए काम उनसे कैसे हो पाएगा।
यही तो समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि लोग काम ही नहीं कर पाते हैं। काम करने वाला जी हजूरी थोड़ी ना करेगा, काम करेगा जी हजूरी करेगा आपको बैठ के। मंत्री के घर पैतरा थोड़ी ना देगा, वो काम पर चुपचाप ध्यान देता है। तो ऐसे लोगों को मंत्री जी पसंद करेंगे नहीं। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब ये ओवन इंग्लैंड में जो है आंदोलन शुरू किया, सरकार घबरा गई, सरकार को लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे। सरकार ने जो है फैक्ट्री जो एक्ट था, फैक्ट्री जो अधिनियम था, उसमें परिवर्तन कर दिया कि न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा मजदूरों को। पहली घटना बता रहा हूं, जब विश्व में कहा गया कि मजदूरों को एक न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, जो आज हम लोग देखते हैं, वो उसी आंदोलन के दिन है। तो इससे मजदूरों को लगा कि हम लोग यदि आंदोलन करेंगे तो हम लोग को और भी सुविधा मिल सकता है। इससे मजदूरों को प्रेरणा मिलना शुरू हो गया, जिसके कारण मजदूरों का झुकाव जो है समाजवादी मूल्य की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। और जब समाजवादी मूल्य की तरफ झुकाव बढ़ेगा तो समाजवाद को तो बढ़ावा मिलेगा ही। नंबर 4, 1833 में प्रथम श्रमिक कांग्रेस की स्थापना हुई। 1833 में प्रथम श्रमिक कांग्रेस 33 1833 1833 में प्रथम श्रमिक कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता रॉबर्ट ओवन ने किया। जिसकी अध्यक्षता रॉबर्ट ओवन ने किया जिसकी अध्यक्षता रॉबर्ट ओवन ने किया। और इंग्लैंड में फैक्ट्री अधिनियम इंग्लैंड में फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया। मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की बात की गई। मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की बात की गई। जिससे मजदूर वर्ग को प्रेरणा मिला। जिससे मजदूर वर्ग को प्रेरणा मिला और समाजवादी मूल्यों के प्रति झुकाव बढ़ा। इसी का देखिए पांचवा बात समझिए। जैसे आप देखते हैं कि ये पूंजीपति पहले ऐसे था, फिर मजबूत हुआ, फिर मजबूत हुआ, फिर मजबूत हुआ। तो पूंजीपति ये जो है कैपिटल मोनोपोली होने लगा। कैपिटल मोनोपोली होने लगा, मतलब पूंजी का संकेंद्रण एक ही जगह होना शुरू हो गया। जब पूंजी का संकेंद्रण एक ही जगह शुरू हो जाएगा तो अमीर और अमीर बनेगा और गरीब और गरीब बनेगा। अब अभी बता रहा था कि देखिए, मजदूर व्यक्ति का शोषण करिए, शोषण करिए, शोषण करिए। जब मान लीजिए उसको 2 टाइम भोजन भी नहीं मिलेगा तो उसके बाद बोलेगा कि अब चलता हूं, हत्या कर देता हूं किसी का। हत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसको बोलेंगे कि फला को गोली मारना है, 50,000 रुपया दूंगा। बोले 50,000 छोड़िए, 20,000 दीजिए, अभी मार के आता हूं, एक और तैयार करके रखिए। लॉरेंस बिश्नोई गुट में शामिल होगा। यही तो चल रहा है। उसके 700-800 लोग हैं इंडिया में, कनाडा से लगे अमेरिका में, सब जगह फैले हुए हैं। जिसकी हत्या कही उसकी हत्या करवा देगा। 50,000, क्योंकि गरीबी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है। ठीक है, 50,000 रुपये दीजिए। बोल दिया भाई 50-25 लाख रुपया दे दूंगा, बड़े बड़े लोगों को मारिए, खत्म करिए। तो हम कहते, वो लोग क्यों शामिल हुए? गरीब थे भाई। 5,000 की नौकरी कहीं पकड़ते, उससे अच्छा उनको लगा कि चलो
एक निकाल देंगे तो 5 लाख रुपया मिल जाएगा। यदि महीने में एक दो भी निकालते रहे तो ठीक रहेगा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि सरकार अपना तो दोष देगी नहीं कि हम लोग की क्या व्यवस्था है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को भोजन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो लोग क्या करें, इसी में शामिल हो रहे हैं, कोई बम फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब यहां पर मजदूर जब और गरीब होगा तो सब मजदूर आपस में मिलकर क्या होगा, आंदोलन करेंगे, अपने संघर्ष के लिए लड़ेंगे, संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, सब मजदूर सड़क पर आएंगे, सरकार पर दबाव बनेगा, तो समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। कितना पॉइंट हुआ, 5। एक और लिखिएगा। लेकिन हाँ, ना बताता हूं कि कर्तव्य पर बल का मतलब कि हमें कहते हैं कि जब राज्य इतना कर देगा, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, समाज में समानता आ जाएगा, तो फिर उसके, यही तो समाजवाद है, तो वहां पर कर्तव्य महत्वपूर्ण हो जाएगा ना। हाँ, क्रांति के बाद समाजवाद में कर्तव्य महत्वपूर्ण होगा। ये बताइए, हम आपका कॉपी चेक करके दे देते हैं, सबका कॉपी मिल गया ना, चेक करके रख के गया था, कॉपी ली है, ले लीजिएगा, उसमें रख के गया हूं, कोई लिया, आपका मिल गया ना। हमें कहते हैं, ये बताइए, हम खुद ही चेक करके सबका रख के गए और आप झंडा लेके टहल रहे हैं कि सर हमारा कॉपी चेक करके नहीं देते हैं। अरे रख के तो गया था, उस डिब्बे में से काहे नहीं लिए। तो बताइए, यहां पर अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम तो खुद ही सब अपना पूरा करके होमवर्क रखते हैं। आप वहां ना आंदोलन करेंगे जहां पर जो है आपका राइट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो समाजवाद में जो सरकार है वो लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करेगी, सबको आवाज देगी, सबको रोजगार देगी, सबको सुविधा देगी, तो फिर मजदूर क्या करेंगे, अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, एक और लिखिएगा, जगह छोड़िए कि लिखवाऊं, 4-5 हो गया ना, बस ठीक है। अब चलिए, महत्व विकास का चक्र तो मैं अभी जब ये जो पढ़ाऊंगा ना, क्या बोलते हैं, हाँ प्रकार, तो उसमें समझाऊंगा, कि उसमें मैं समझाऊंगा आपको, लिखिएगा मत, अभी समझाऊंगा कि जैसे आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है वह यूटोपियन जो है सोशलिज्म आया, यूटोपियन सोशलिज्म आया, और यूटोपियन सोशलिज्म था, ये लोग अच्छा अच्छा केवल बात करते थे समाजवाद की, कुछ करते नहीं थे ढंग से। तो फिर मैं आप लोगों को बताया था कि इसी के कारण मार्क्सवाद आया। मार्क्सवाद जो है वैज्ञानिक समाजवाद का विकास होगा। वैज्ञानिक समाजवाद, जब वैज्ञानिक समाजवाद का विकास हुआ तो आप जानते हैं कि मार्क्स बहुत रेडिकल था, हिंसा की बात करता था, खूनी क्रांति की बात करता था। अब आम जनता तो जानते हैं डर जाती है, आम जनता को बोलेंगे चलिए जंतर मंतर, आर पार की लड़ाई होगी, या तो बचेगा या तो जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हमारे, जब मैं आपसे कहूं चलिए जंतर मंतर, अब जो होगा कमीशन से एकदम आर पार की लड़ाई चलेगी, गोली चले जो भी होगा। एक टाइम मैं मान लीजिए अभी जाकर नारा लगा दूं, बोल दूं कि 11 बजे सब लोग जो है कल 11 बजे एकदम जंतर मंतर पहुंचिए, यहीं से एकदम पैदल मार्च होगा, जंतर मंतर चलेंगे, जो होगा अब फाइनल लड़ाई होगी। तो बताइए कितने लोग हमारे साथ जाएंगे, 2-4 लोग, बाकी लोग भाग जाएंगे धीरे से फोन बंद करके, अरे चलिए, जानते गोली चलवाएंगे, अपने तो जाएंगे, हम लोग को भी लेके जाएंगे। आप देख रहे हैं आम जनता डर जाती है, आम जनता डर जाती है। तो अब आम जनता डर जाती है, ये बात मार्क्स को भी पता था, लेकिन विचारक जो है जब तक अपनी बातों को रखेगा नहीं कायदे से, तब तक तो चीजें होंगी नहीं। अब यहां पर मार्क्सवाद में संशोधन हो गया, मार्क्सवाद में संशोधन कर दिया गया, संशोधन होने लगा। अब जानते हैं कि एक इसी में विचारक आ गया बर्नस्टीन। तो बर्नस्टीन ने संशोधनवाद की बात किया। संशोधनवाद का मतलब कि इसने कहा कि हम मार्क्स में संशोधन करेंगे, तो मार्क्स में संशोधन करेंगे, तो संशोधन होने लगा, तो इसी से विकासवादी विकासवादी समाजवाद का जन्म हुआ।
और जब विकासवादी समाजवाद हुआ जिसमें संशोधन किया गया, बर्नस्टी ने किया, तब जानते हैं कि अब विकासवादी जो समाजवाद है उसकी दो धाराएं हो गई। एक तो जो है फेबियन हो गया, एक तो फेबियन हो गया, और दूसरा जो है सिंडिकलिज्म हो गया। सिंडिकलिज्म हो गया। फेबियन जो है ब्रिटेन में, ये लोग बोले कि नहीं नहीं, ऐसा है ना कि हम लोग कानून बनाकर संविधान में कुछ संशोधन करके कुछ नियम वम बनाकर समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा देंगे, क्रांति वंति करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे ये फ्रांस वाले थे, मार्क्स भी तो फ्रांस का था। फ्रांस वाले एकदम जो है मार्क्स के करीब थे, लेकिन थोड़ा सा डाउन थे, भी खूनी क्रांति की बात उस तरह से नहीं करते थे जैसे मार्क्स कहता था पूंजीपतियों का गला काट दिया जाएगा। अब जानते हैं ये एक छोर ये हो गया, दूसरा छोर ये हो गया। कुछ विचारक कहे कि भाई ये तो बहुत ही उदारवादी है, ये तो मार्क्स का छोटा भाई है। तब कुछ विचारकों ने क्या किया कि दोनों को मिला दिया, बोला कि ऐसा करते हैं ना कि मिलाकर एक मध्यम वर्गीय विचार हम देते हैं, जिसको कहा जाता है गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म ये आ गया। अब जानते हैं कि ये सब विचारधारा विश्व में चलना शुरू हो गया। जब विश्व में चलना शुरू हो गया तब लोगों ने कहा कि ऐसा है कि देखिए हर देश की परिस्थिति अलग अलग है और हम लोगों को अपने देश की परिस्थिति के अनुसार समाजवाद बनाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बना दिया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसे मान लीजिए आप लोग भारत में पढ़ते होंगे एनी बेसेंट, नेहरू, लास्की, ये लोग। तो हम लोग क्या जो के आर नारायण साहब राष्ट्रपति थे ना, उनको हेराल्ड लास्की ने पढ़ाया था। हेराल्ड लास्की का नाम सुने हैं ना? हेराल्ड लास्की जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, तो वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। अब के आर नारायण साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। तो जो पहले दलित राष्ट्रपति हैं वही तो पहले दलित राष्ट्रपति हैं। तो लास्की ने लेटर लिख के भेजा था नेहरू साहब को कि यह लड़का आपके देश का नाम रोशन करेगा। गोल्ड मेडलिस्ट थे वो पॉलिटिकल साइंस के। हम लोग के यहाँ तो हर चीज जाति के आधार पर चलता है, पता ही है, चीजों को दबा दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भारत में आ गया, नेहरू जी समर्थन करना शुरू कर दिए तमाम। फिर इसी तरह से जो है दूसरे देशों में जैसे फ्रांस है, तो आजकल देखते हैं कि फ्रांस में कुछ साम्यवादी दल भी शासन में है। अभी श्रीलंका में जो है लेफ्टिस्ट पार्टी आ गई है सत्ता में, वही राष्ट्रपति वही प्रधानमंत्री। इसको पिंक टाइट कंसेप्ट कहा जाता है। इसको जो है पिंक है, एक मिनट रुकिए, पिंक टाइट कंसेप्ट। पिंक टाइट कंसेप्ट जो है वो देखा जाए, पर समझिए पहले। पिंक टाइट कंसेप्ट का मतलब होता है साम्यवाद का रंग कैसा? लाल। लाल सलाम साम्यवाद का रंग है। तो आप जानते हैं कि लाल सलाम, तो लाल को थोड़ा सा पानी में मिलाकर थोड़ा सा और ठीक कर देंगे तो पिंक बन जाएगा ना। तो ये पिंक टाइट कंसेप्ट आ गया विश्व के कुछ देशों में। और अभी मैं बताया कि फ्रांस ने यूरोपीय जो देश हैं उन लोगों ने एक नया समाजवाद बनाया जिसको यूरो सोशलिज्म कहा जाता है। यूरो सोशलिज्म। इसी तरह से अरब देशों ने कहा कि भाई अरब सोशलिज्म। अरब सोशलिज्म। तो विश्व में जो है बहुत सारे अब सोशलिज्म चल रहे हैं। तो ये सब विचारधारा ऐसे बढ़ती जा रही है। तो खास तौर से पिंक टाइट कंसेप्ट जो है लैटिन अमेरिकी देशों में दिखाई दे रहा है, लैटिन अमेरिका में दिखाई दे रहा है। अभी ये जो है फ्रांस में दिखाई दे रहा है। ये जो है सऊदी अरब सऊदी अरब में दिखाई दे रहा है। कुछ ईरान ने भी स्वीकार कर लिया। और ये जो है भारत में दिखाई दे रहा है। ऐसे फोटो खींच लीजिए, बना लीजिएगा घर पे। आपने बोला तो हमने 4 लाइन बोल दिया।
फोटो खींचिए। ये नक्सलवाद जो हम लोग क्या है ना, वो एक प्रकार से देखा जाए तो उसको माओवाद कहते हैं। तो आप जानते हैं कि इसी तरह से एक विचारधारा चीन में चलती है जिसको माओवाद कहा जाता है। माओवाद चीन में चलता है, और इसी माओवाद का एक स्वरूप भारत में नक्सलवाद है। नक्सलवाद, माओइज्म। आपके सिलेबस में माओ है नहीं, नहीं तो पढ़ाता। छोटा था तो आपका सिलेबस है। वो आपको लगता है ना इतना बड़ा, हम लोग तो जब अथा मान लीजिए समुद्र का सिलेबस देखे हैं तो फिर ये तो हम लोग को कम ही लगता है ना। चलिए, महत्व इसका फोटो खींच लीजिए, घर पे बना लीजिएगा। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मैं थोड़ा बोल दिया। वहीं पे जगह छोड़ दीजिए, अभी विकास जब पढ़ाऊंगा ना विभिन्न प्रकार का, तो वहां पर फिर इसको बना लीजिएगा। फिर दोबारा नहीं बनाऊंगा तब। इसका फोटो खींच लिए ना, बस ठीक। अब इसका जो है क्या हेडिंग बनाए थे, समस्या के महत्व। समस्या, समस्या पहले समझिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि समाजवाद में समाज के प्रत्येक मामले पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि समाजवाद में कितना वेतन होगा, क्या सुविधा मिलेगा, क्या चीज होगा। आप जानते हैं कि 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुआ तो उसके बाद जितने भी रूस में लोग रहते थे, सबके यहाँ परिवार की गिनती कर ली गई थी कि जिसके घर में 5 लोग हैं, जिसके घर में 5 लोग हैं, उसके घर में 2 किलो दूध सुबह जाएगा, 2 लीटर दूध जाएगा, एक ब्रेड का पैकेट जाएगा। ये सरकार का काम था पहुंचाना। वहां पर सुबह सुबह उठकर गाड़ी वाला जैसे हम लोग क्या कूड़ा बटोरने आता है, वैसे वहां पर जो है 2 किलो दूध सबके गेट के सामने ब्रेड रख के जाता था। सरकार की जिम्मेदारी थी। और क्या, विकसित देश है रूस, हम लोग से कमजोर थोड़ी ना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि वैसे वहां समाजवाद चलता था। वो बोलता था चुनाव ना चक्कर मत पड़िए, सब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। किसी व्यक्ति को ब्रेड दूध नहीं मिला तुरंत फोन करिए, तुरंत उपलब्ध कराऊंगा। ये वहां सिस्टम था। कोई गरीब हो अमीर हो उससे लेना देना नहीं। तो आप देख रहे हैं राज्य धीरे धीरे सब चीज पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। तो ऐसी दशा में जो है जितना राज्य बोलेगा उतना ही करना पड़ेगा। चुनाव ना तो होने से रहा, राजनीतिक समानता तो होगी नहीं, तो उससे क्लोज सोसाइटी को बढ़ावा मिलता है, बंद समाज। और जब बंद समाज को बढ़ावा मिलेगा तो व्यक्ति का सही ढंग से विकास नहीं होगा, व्यक्ति का रचनात्मक क्षमता प्रभावित हो जाएगा। क्लोज सोसाइटी का मतलब क्या, मान लीजिए जैसे आप लोग पढ़े कोचिंग से सीधा रूम पर चले गए, अरे थोड़ा 10-5 लोगों से मिला करिए, तब बुद्धि खुलेगा। मार्केट में मिलेंगे 10-12 लोगों से तब बुद्धि खुलेगा कि अच्छा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। कि चुपचाप गए आए, पता ही नहीं चला 3-4 साल तो कुछ आपको कि हो क्या रहा है। तो यहाँ भाई जो वास्तविकता है, तो बंद समाज बन जाएगा और इस तरह से लोगों का विकास नहीं होगा। भाई देखा जाए तो जैसे कोचिंग में कहा जाता है 10% रैंकर है और 90% बैंकर है। 10 लोग सिलेक्शन पाने के लिए आते हैं, बाकी लोग 90 लोग जो है व्यवस्था चलाने के लिए आते हैं। तो ये बताए व्यवस्था चलती है तो बताइए, कम से कम जो बनने वाले हैं उनको तो बना दीजिए ढंग से पढ़ाकर, कि पता लगे कि उनको भी बैंकर बना डाले। तो ये तो 2-4 जो बनने वाले उनको तो बना दीजिए ढंग से पढ़ाकर। लिखिए, नंबर 1, समाजवाद में समाज के प्रत्येक मामले पर समाजवाद में समाज के प्रत्येक मामले पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। समाजवाद में समाज के प्रत्येक मामले पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। राज्य का नियंत्रण हो जाता है, जिससे बंद समाज को बढ़ावा मिलता है, जिससे बंद समाज को बढ़ावा मिलता है।
बंद समाज को बढ़ावा मिलता है। जो व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता, जो व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता, व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता आबलिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर देता है। व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता तथा स्वतंत्रता को प्रभावित कर देता है। दूसरा बात देखिए, ये बताइए, ये लोग आर्थिक नियोजन पर बल देते हैं। उद्योग धंधों पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ये बताइए, जहां सत्ता होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, और राज्य के पास जब सब कार्य राज्य ही करेगा तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। रूस के विघटन होने का, सोवियत संघ के विघटन होने का ये भी तो फैक्टर रहा, भ्रष्टाचार, क्योंकि सब सरकार के नियंत्रण में था, खूब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। और जहां भ्रष्टाचार होगा, भाई प्रतियोगी माहौल तो रहा नहीं। अब प्रतियोगी माहौल है नहीं, खूब भ्रष्टाचार भी हो रहा है, तो उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हो जाएगा। लोग बना बना के सामान अपने घर लेके जाने लगे। और इस तरह से देखा जाए तो कठोर कानून था नहीं सऊदी अरब की तरह। सऊदी अरब में तो बहुत कठोर कानून है ना, मौत का मतलब, मौत की सजा, यदि आपने किसी का मृत्यु कर दिया, हत्या कर दिया, तो आपकी भी हत्या की जाएगी, बस बात बराबर। आपने किसी को गोली मार दिया तो आपको भी चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाएगा, प्रूफ हो गया, खत्म। इतना तो आपको डर है ना कि हमने किसी की हत्या कर दिया तो हमारी भी सब हत्या करेंगे, मानेंगे नहीं सब। जिस हिसाब से मैंने हत्या किया, किसी को मैंने चाकू मारा, आपको भी चाकू मारा जाएगा। 4 लोग चाकू मार रहे हैं, अब सोचिए कितना दर्द हो रहा है। उसी बहाने लोग कांपते रहते हैं। वहां चोरी थोड़ा होता है ज्यादा, चोरी किए हाथी काट देंगे, सब जाइए, अब जीवन में चोरी नहीं कर पाएंगे। लिखिए नंबर 2, आर्थिक नियोजन पर विशेष बल देता है। आर्थिक नियोजन पर विशेष बल देता है। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात करता है। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात करता है। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात करता है, जिससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। जिससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। प्रतियोगी माहौल नहीं रह जाता। प्रतियोगी माहौल नहीं रह जाता। भाई नया विचार नहीं ना आएगा, नया नया अनुसंधान खोज नहीं ना हो पाएगा। जब प्रतियोगिता होता है तभी तो अनुसंधान खोज होता है। भाई सरकारी सरकारी जो चीज है वो प्रतियोगी माहौल नहीं रहता है। रेलवे में कौन सी प्रतियोगिता है? कुछ नहीं, रेलवे सरकार का है। टिकट मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। वही प्राइवेट सेक्टर भी ट्रेन चलाता रहता। मान लीजिए ऐसे अपना ये सरकार का ट्रैक है, ये प्राइवेट ट्रैक है, ये भी दूसरे का है। अरे इसमें नहीं मिला, इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं, इसमें मिला। एक बस छूट गई, दूसरी बस मिल जाएगी। एक ऑटो वाला चला गया तो दूसरा ऑटो वाला आपको नहीं बैठाता है? क्यों नहीं बैठाएगा? पैसा लेना बैठाएगा। और सरकार का ही ऑटो रहता, चली गई तो फिर चली गई, बैठे रहिए, फिर शाम को ऑटो आएगा तो जाइएगा। तो मान लीजिए यहां पर ये लोग निजी संपत्ति का विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो यह भी तो पूर्णतः न्याय संगत नहीं है। ये बताइए, निजी संपत्ति के अभाव में लोगों के कार्य करने की क्षमता भी तो प्रभावित हो जाएगी, उल्लास का भी तो ह्रास हो जाएगा। ये दुकान वाला सुबह 7 बजे दुकान खोल देता है ना, रात में कितने बजे आता है? 12 बजे, और सुबह ही 6 बजे आके खोल देता, आपके आने से पहले। तो निजी संपत्ति के कारण ही तो इतना एक्टिव वो दिखाई दे रहा है। सब निजी संपत्ति खत्म रहेगा ही नहीं तो दिखाई देगा, सोता ही रह जाएगा 12 बजे तक। बोले छोड़िए हटाइए, जितना मिलना उतना ही मिलना है, क्या फायदा। नंबर 3,
निजी संपत्ति का विरोध करता है, निजी संपत्ति का विरोध करता है जो पूर्णतः न्याय संगत नहीं है, जो पूर्णतः न्याय संगत नहीं है, जो पूर्णतः न्याय संगत नहीं है, क्योंकि निजी संपत्ति के अभाव में, क्योंकि निजी संपत्ति के अभाव में लोगों में कार्य करने की क्षमता, निजी संपत्ति के अभाव में लोगों में कार्य करने की क्षमता तथा उल्लास का ह्रास होता है, उल्लास का ह्रास होता है, लोगों में कार्य करने की क्षमता तथा उल्लास का ह्रास होता है, जो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इस का देखिए भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यवहारिक धरातल पर भी समस्या है। समाजवाद सर्वसत्तावाद को बढ़ावा देता है। सब सत्ता किसके पास? राज्य के पास। तो ऐसी दिशा में जो है नौकरशाही की तानाशाही चलती है। ये बताइए, जितना सरकार के पास शक्ति बढ़ेगी, नौकरशाही उतनी क्या होगी? मजबूत होगी। भ्रष्टाचार कम थोड़े ना है। जितना सरकार की शक्ति बढ़ रही है उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरशाही की तानाशाही बढ़ती है और यह व्यवस्था लोकतंत्र को कमजोर करता है, खोखला कर देता है। लोगों की स्वतंत्रता देखिए प्रभावित हो गई। लोग बेचारे अपना ही ईंटा तोड़ तोड़ के निकाल के रख रहे हैं कि कब बुलडोजर आएगा, पहले ही निकाल लेते हैं। देख रहे हैं ना, है कि नहीं? देखिए अगला पॉइंट, व्यवहारिक धरातल पर भी समस्या है। व्यवहारिक धरातल पर भी समस्या है क्योंकि समाजवाद सर्वसत्तावाद को बढ़ावा देता है। समाजवाद सर्वसत्तावाद को बढ़ावा देता है, सर्वसत्तावाद को बढ़ावा देता है। सर्वसत्तावाद को बढ़ावा देता है, जो नौकरशाही की तानाशाही को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र कमजोर होता है। चौथी समस्या देखिए भाई, प्रतियोगिता कोई होगा नहीं तो उपभोक्ताओं का भी तो अहित होता है। अभी तो समझा रहा था कि जब प्रतियोगिता होता है तो गुणवत्ता बनी रहती है। एक ही कंपनी केवल उत्पादन करेगा, एक ही कंपनी केवल बस आईएएस की तैयारी कराएगा तो कौन सा प्रतियोगिता होना है? जाइए चुपचाप पढ़िए, जो पढ़ाएगा पढ़ा देगा। तो बताइए, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं नहीं बन पाती हैं, नई वस्तुओं के निर्माण की प्रेरणा भी नहीं मिलती है। ये भी तो एक समस्या आ जाएगा। अगला पॉइंट, समाजवाद में प्रतियोगिता के बिना, समाजवाद में प्रतियोगिता के बिना उपभोक्ताओं का हित प्रभावित होगा, उपभोक्ताओं का हित प्रभावित होगा। गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं नहीं मिल पाएंगी, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं। और नई वस्तुओं के निर्माण की प्रेरणा भी कमजोर हो जाती है, नई वस्तुओं के निर्माण की प्रेरणा भी कमजोर हो जाती है, नई वस्तुओं के निर्माण की प्रेरणा भी कमजोर हो जाती है।
4-5 हो गया, बस करिए। वहां तो चलिए, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवाद का यह मानना कि भाई आर्थिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता के लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, कम से कम भोजन मिले, शिक्षा मिले, इसके लिए लोग परेशान न हो। तो ये बताइए, उपराष्ट्रपति साहब भी तो बोल रहे थे कल कि लोगों को आर्थिक समानता मिलना चाहिए, सबको बुनियादी शिक्षा मिलना चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए। बोल तो रहे थे, एक बजा के गांव में देख भी लेते कितने लोगों को शिक्षा मिल रहा है और क्या उनकी क्वालिटी है शिक्षा का। आने वाले समय में तो यही होगा कि जो एकदम पिछड़े हुए गांव के लोग हैं वो सिर्फ मजदूरी करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जो वास्तविकता बता रहा हूं, सिर्फ लेबर का काम वो कर पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधा तो कोरोना ने बैठा दिया शिक्षा को, और रही सही कसर ये लोग बैठा देंगे, हो गया काम पूरा। सिर्फ लेबर बनेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी नहीं पढ़ाई का। कुछ जानेंगे तब तो आईएएस पीसीएस बन पाएंगे। कितना हम लोग क्या कर देंगे, कुछ जाने रहेंगे तब तो मैं पढ़ाऊं कुछ। अब मैं मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, देखते तो हैं बच्चा लोग पढ़ने के लिए आ जाता है, क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं क्वालिटी नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं ढंग से। और टीचर भी उसी स्तर पर जाके पढ़ा रहा है, टीचर भी उसी स्तर पर पढ़ा रहा है कि लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र, जनता का तंत्र। समझे बात को, कि जनता का जो तंत्र बनता है, जनता जो शासन करती है वही लोकतंत्र है। उसी को घुमा घुमा के बता रहे हैं और फिर पीपीटी निकाल के पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, जनता की व्यवस्था है। और उस व्यक्ति को अब समझाने लगेंगे, जैसे आप लोग थ्योरी में पढ़े थे लोकतंत्र, लोकतंत्र लाइफ स्टाइल है। एडम वो जो है स्मिथ ने बोला, स्मिथ ने कहा था डेमोक्रेसी इज लाइफ स्टाइल। अब डेमोक्रेसी इज लाइफ स्टाइल समझाना शुरू कर दिया तो हवा लगेगा बच्चा लोगों को, इसलिए कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा नहीं। अब बच्चा लोग जाके शिकायत करेगा कि टीचर ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर भी सोचता है कि वही पढ़ाएं जो आपको समझ में आए, क्योंकि उसका भी रोजी रोटी चलता रहे। तो कहां से गुणवत्ता होगा। अब बच्चा को पता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में इतना आसान नहीं आएगा, और टीचर को पता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वही बात है कि मजबूरी है दोनों लोगों का। क्योंकि जहां मान लीजिए ले आके यहां तक पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी को हवा ही नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग संविधान पढ़ते थे तो बोलते थे ना, अनुच्छेद 19 से ग भारत में, 19 से ग का मतलब संघ बनाने का अधिकार, संस्था बनाने का अधिकार। मान लीजिए भारत में घूमने फिरने का अधिकार, तो भारत में घूमने फिरने के अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान लीजिए सबको करिए, कानून व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध, मान लीजिए जो है वो एसटी के हितों के लिए प्रतिबंध, मान लीजिए साधारण जनता के हितों के लिए प्रतिबंध, घूमने फिरने पर जो प्रतिबंध है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए न्यायपालिका की अवमानना यदि होता है तब भी प्रतिबंध। ये सब सही है ना, देख रहे हैं ना, कर रहे हैं सर। केवल 2 प्रतिबंध है बस, बस बाकी सब गलत बोल रहा था। जब बोल रहा था घूमने फिरने का, अब बोल रहा था क्या क्या प्रतिबंध है, केवल 2 ही ना प्रतिबंध है, तो सब क्यों बताएंगे। आपको रोकना चाहिए था कि नहीं नहीं सर ये नहीं है। इनर लाइन परमिट 4 राज्यों में विशेष है ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी इनर लाइन परमिट क्यों है, एसटी के हितों के लिए, तो एसटी के हितों के लिए है ना, एसटी के हितों के लिए है ना। संविधान में तो 2 ही प्रतिबंध लिखा है ना, आप तो 2 ही टिक लगाएंगे ना, बनाए थे क्वेश्चन कल, सही है कि गलत। हाँ तो वो तो गलत हो गए, संविधान किताब में देखिएगा केवल 2 ही प्रतिबंध है। तब ये बताइए, अब इस टेक्निकल चीज को पढ़ाने के लिए भी तो चीज है कि आपको जानिए तब तो सिखाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था कि सेट करके दिया था, और उसमें 90% लोगों का गलत होगा, ऐसा मैं सेट करके लिखा था। अब इसका महत्व चलिए,
तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवाद जो कहता है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब है नहीं। जो जिसको मान लीजिए मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुआ है, उसको आप बोलेंगे जाके राष्ट्रपति बन जाइए। रिक्शे वाले बोलेंगे क्यों नहीं, तुम चुनाव जाके लड़ जाते हो, विधायक बन जाते हो, क्यों मजाक कर रहे हैं उससे। तो ये बताइए, उस राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य है बिना आर्थिक समानता के? कोई भी व्यक्ति आर्थिक पराधीनता में रहकर क्या राजनीतिक समानता का प्रयोग करेगा? कोई गरीब व्यक्ति है वो तो अपना वोट बेचता है ना, कि बाबूजी जो 500 रुपया देगा उसी को देंगे। पता है तो कि हम लोग के यहाँ काम वाली आती हैं जो लेडीज, तो बोली भैया इस बार पैसा नहीं बटा, हम लोग वोट नहीं देंगे किसी को। बोले पैसा नहीं बटा मतलब? बोले नहीं नहीं, पार्टी वाले आके रात में पैसा देते थे भोर में, हम लोग जगह रह गए, कोई आया ही नहीं पैसा देने के लिए, और जो पैसा देता था उसी को हम लोग वोट देते थे। हमको जाओ वोट देने के लिए, बोल देता हूँ वहीं पर पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि एक बात कह रहा हूं कि देख रहे हैं कि वो पैसा देकर वोट खरीदा जा रहा है, इसीलिए कि वो व्यक्ति गरीब है। नंबर एक, पहला महत्व। समाजवाद का यह मानना आज भी औचित्यपूर्ण है कि समाजवाद का यह मानना आज भी औचित्यपूर्ण है कि यह मानना आज भी औचित्यपूर्ण है कि आज भी औचित्यपूर्ण है कि आर्थिक समानता के बिना आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता आब्लिक समानता दोनों लिख दीजिए। राजनीतिक स्वतंत्रता आब्लिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता आब्लिक समानता का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी गरीब व्यक्ति, सीधा लिख दीजिए, कोई भी गरीब व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर पाता। राजनीतिक अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर पाता। वो लोग पैसा खोज रहे थे 500 का नोट वोट देने के लिए, उन समूह की क्या गलती है? वो तो हर साल हर बार मिलता था, तो इसलिए नहीं बताया कि वोट जिस दिन था उसी दिन आके बोली भैया पैसा नहीं मिला। अब नेता लोग हैं परिचय के, तो हम लोग कोई बात नहीं, मिल जाएगा, जाके वोट दो। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, मान लीजिए उस लेडीज को क्या मतलब है किसको वोट डालना है, जो देगा उसी को दे। उसको पता है कि चुनाव जब होगा तो 500 रुपया हमको मिल जाएगा। तो यहां पे सोचिए, समाजवाद ने कुछ नहीं किया। समाजवाद ने कम से कम जो है, जो समाज की व्यवस्था थी उसकी बुराइयों को प्रभावशाली और विस्तृत रूप से समझा दिया कि ये है आपका समाज, देख लीजिए। गरीब वर्ग का जो दुख है, जो गरीब वर्ग का कष्ट है, उसको अच्छा से रेखांकित कर दिया। तो बताइए पूंजीवाद पर दबाव बनेगा कि नहीं? इसी से तो पूंजीवाद में सुधार हो रहा है कि भाई ये आपका समाज है। ये देखिए विकसित भारत के हैं चौराहे पर भीख मांग रहे हैं, एक विकसित भारत के हैं जिनके पास इनके पास कोई भोजन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, ये विश्व गुरु बनने चले हैं। लिखिए, समाजवाद वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों का समाजवाद वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों का प्रभावशाली एवं विस्तृत वर्णन करता है। प्रभावशाली एवं विस्तृत वर्णन करता है। प्रभावशाली एवं विस्तृत वर्णन करता है। गरीब वर्ग के दुख और कष्ट को बताता है। गरीब वर्ग के दुख और कष्ट को बताता है। गरीब वर्ग के दुख और कष्ट को बताता है, जिसके कारण पूंजीवाद में सुधार हो रहा है,
जिसके कारण पूंजीवाद आबलिक उदारवाद में सुधार हो रहा है। जिसके कारण पूंजीवाद आबलिक उदारवाद में सुधार हो रहा है। अब जरा देखिए भाई, जहां पर समाजवाद होता है, ये समाजवाद है। अभी बताया कि समाजवाद का केंद्र बिंदु क्या है? समानता। और समानता का मतलब सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, और तमाम आप लोग पढ़े ही थे। ये बताइए, न्यायपूर्ण वितरण करना, सबको शिक्षा देना, सबको स्वच्छ पेयजल देना, यही सब तो समानता है। तो जब इस तरह का माहौल तैयार होगा तो यही तो बंधुत्व है, यही तो सहयोग है, यही तो सहकारिता है। भाई भाई कहने से कोई भाई बन जाता है कि भाई का भाव भी होना चाहिए। मैं कहूं कि मैं आपका टीचर हूं और टीचर के नाम पर मैं कलंक हूं, क्या गुरु शिष्य का संबंध? गुरु शिष्य का संबंध में गुरु को भी तो गुरु बनना पड़ेगा, शिष्य को भी तो शिष्य बनना पड़ेगा, तब ना गुरु शिष्य की बात होगा। तो यहाँ पर बंधुत्व और सहयोग दिखाई देगा। ये बताइए, जिस समाज में बंधुत्व और सहयोग होगा उसी समाज में तो एकता अखंडता मजबूत होती है, उसी में तो एकता अखंडता मजबूत होगी, उसी समाज में तो धार्मिक सहयोग होगा, उसी समाज में तो जाति के मध्य सहयोग होगा। तो यदि ये समाजवाद को हम लोग बढ़ावा देंगे तभी एकता अखंडता मजबूत हो सकती है। अगला पॉइंट, समाजवाद समानता की बात करता है। समाजवाद समानता की बात करता है, जिससे न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलेगा, न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलेगा। जो देश के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकता है, न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलेगा जो देश के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकता है। सहयोग आबलिक बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एकता अखंडता मजबूत होगी। सहयोग को बढ़ावा, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है जो एकता अखंडता को मजबूत करेगा। अभी जो समझाया हूं, जो एकता अखंडता को मजबूत करेगा। भाई बताइए, जहां भाईचारा होता है, जहां सहयोग होता है, जहां सब लोग एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, जहां सब लोगों को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होती है, वहीं पर तो जो है संघर्ष कम होगा। भाई यहीं पर तो संघर्ष कम होगा, संघर्ष कम होगा कि जब सबके मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर अमेरिका में देखिए, वोट चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मांगा जा रहा है, नहीं ना कि हम फला जाति के हम वोट दीजिए, फला धर्म के हम वोट दीजिए। वहां कभी हिंदू मुस्लिम हुआ है? कभी ईसाई मुस्लिम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। वो विकसित देश से पिछड़े हुए हम लोग हैं, इसी में खेल रहे हैं 50 साल से, इसी में खेल कर वोट ले रहे हैं। अरे काम करके दिखाइए ना, कि जनता लाइन में लग के वोट दे, ऐसा काम करिए कि जनता खुद ही बूथ पर जाए, सुबह से बैठ जाए 6 बजे, जब बूथ खुलेगा वोट डाल के आऊंगा। ये है सरकार हमारी, ऐसा होना चाहिए ना। इसे क्या समझिए। ये बताइए, ये जो समाजवाद है सबको समान अवसर दे रहा है, सबको उन्नति के लिए समान अवसर दे रहा है, शोषण व्यवस्था को समाप्त कर रहा है। ये बताइए, न्यायपूर्ण समाज की रचना कर रहा है। तो ये सब जो टेंडेंसी है,
यही तो लोकतंत्र का उद्देश्य है। लोकतंत्र का मतलब केवल जनता का तंत्र थोड़े ना। लोकतंत्र का सार तत्व क्या है? न्यायपूर्ण समाज, जो आप लोगों को पढ़ाया भी था खूब। तो यही तो लोकतंत्र का उद्देश्य है। तभी तो हमारा लोकतंत्र सुचारू पूर्वक चल पाएगा। जहां लोग पैर से लोगों को मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यही डेमोक्रेसी है। लिखिए, समाजवाद सबको उन्नति का समान अवसर देता है। समाजवाद सबको उन्नति का समान अवसर देता है। शोषण व्यवस्था को समाप्त करता है। शोषण व्यवस्था को समाप्त करता है। शोषण व्यवस्था को समाप्त करता है। न्यायपूर्ण समाज की रचना करना चाहता 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 है। इस तरह के पहलू ही वास्तविक लोकतंत्र के आधार को मजबूत करते हैं। इस तरह के पहलू ही वास्तविक लोकतंत्र के आधार को मजबूत करते हैं। ये बताइए, समाजवाद का नारा था कि क्षमता अनुसार कार्य और उसी अनुरूप वेतन। जितना हम कार्य करें हमको उतना मिलना चाहिए, हमारा पैसा आप मत चुराइए। यही तो समाजवाद का नारा है। यही तो वैश्वीकरण का नारा है कि क्षमता अनुसार कार्य और उसी के अनुरूप जो है वेतन। इसी समाजवाद का जो नारा था उसी को तो वैश्वीकरण ने स्वीकार किया। उसी को तो आज पूंजीवाद ने स्वीकार किया कि नहीं भाई, जो जितना मेहनत करता है उसको उतना मिलना चाहिए। एक पॉइंट और लिख दीजिए, समाजवाद ने क्षमता अनुसार कार्य, समाजवाद ने क्षमता अनुसार कार्य, क्षमता अनुसार कार्य और उसी अनुरूप वेतन का नारा दिया। और उसी अनुरूप वेतन का नारा दिया। जो वर्तमान वैश्वीकरण में भी प्रासंगिक है। जो वर्तमान वैश्वीकरण में भी प्रासंगिक है। जो वर्तमान वैश्वीकरण में भी प्रासंगिक है। इसी पहलू को पूंजीवाद स्वीकार कर रहा है। इसी पहलू को पूंजीवाद स्वीकार कर रहा है। ठीक है, कल आगे बढ़ा जाएगा।